हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग टेंथ के इकोनॉमिक्स मतलब जो टेंथ का इकोनॉमिक्स है उसका जो चैप्टर 3 है मनी एंड क्रेडिट उसको डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। तो मनी और क्रेडिट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको जरूर देखिएगा। यहाँ से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एज अ सिटीजन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में किस तरीके से मनी काम करता है, या पहले मनी का क्या रोल था और अब मनी का रोल क्या हो गया है। तो फिर उस तरीके से हम लोग सारी चीजों को एक एक कर देखेंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में जो हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, 20 मिनट के अंदर में हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ये हमारा टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी बिना कोई देरी किए हुए। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं स्काइनॉमिक्स एकेडमी के नाम से, ठीक है। वहां पर भी जो नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह होता है वो शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले स्लाइड पर। पहला स्लाइड क्या है, तो बोला गया मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला गया? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे काम करता है? पहले जो लोग था, मतलब जो पहले मनी नहीं था, है ना, पहले रुपया पैसा तो था नहीं। पहले जो ज्यादातर लोग होता था वो कमोडिटी से कमोडिटी को बदलते थे। मतलब क्या? कमोडिटी कमोडिटी मार्केट कहलाता था पहले। क्या कहलाता था? कमोडिटी कमोडिटी मार्केट। मतलब जहां पर जैसे एक इंसान ये है और दूसरा इंसान ये बी है। अब इसके पास क्या है? मछली है। इसके पास मान लो कि चिकन है, ठीक है। इसके पास चिकन है, इसके पास क्या है? एक तरीके से फिश है। अब ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, तो इससे अब चिकन खाना है तो ये चिकन इससे ले लेगा और फिश इसको दे देगा। मतलब आपस में कमोडिटी से कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मनी आने के बाद जो ये सिस्टम था, मतलब जो बार्टर सिस्टम था, वो खत्म हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते थे? कौन सा सिस्टम होता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के तहत क्या होता था? कमोडिटी से कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था लोगों के बीच में, और उसमें मनी मीडियम नहीं होता था, कमोडिटी ही मीडियम होता था। तो यहाँ बोला गया द यूज ऑफ मनी, मनी फॉर्म अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ एंड मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी इन द एक्सचेंज प्रोसेस। आज क्या है? मनी एक तरीके का इंटरमीडिएटरी बन गया है एक्सचेंज करने के लिए। आज क्या है? मनी जो है वो आपके पास पैसा है तो आप सामान, आप एक तरीके से बाजार में गए तो आप सामान को ले लिए, मतलब आप परचेज भी कर सकते हैं, और आप आपने सेल भी कर सकते हो। आप सेल करोगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा। तो सेलर के पास पैसा भी आ गया, परचेजर उस सामान को ले भी गया और परचेजर ने उसको पैसा दे दिया सेलर को। तो एक तरीके से पैसा है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कर रहा है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम लोग कोई भी गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर अब आते हैं कि मनी एलिमिनेट क्या किया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब इसमें यहाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को एलिमिनेट किया है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक बंदा और दो बंदा है। अब इसको भी चिकन चाहिए, इसको भी चिकन चाहिए। अब दोनों के पास चिकन नहीं है तो एक तरीके से दिक्कत हो जाता था ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब एक ही वांट्स अगर मिल जाए तो वो दिक्कत वाली बात हो जाते थे। तो बार्टर सिस्टम इज अ प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विस विदाउट यूजिंग अ मनी। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था कि गुड्स एंड सर्विस जो एक्सचेंज करते थे लेकिन उसमें मनी का रोल नहीं रहता था, ठीक है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, वो बार्टर सिस्टम होता है, ठीक है। आगे आते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे अगर देखा जाए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, आजकल देखा जाए कि करेंसी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। सिंस द अर्ली एजेस इट हैज बीन सीन दैट इंडियन यूज अ ग्रेन्स एंड कैटल एज अ मनी, है कि नहीं। हम लोग ग्रेन्स और कैटल को इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए मनी में। मतलब हम लोग अगर कुछ भी लेना होता था तो हम लोग ग्रेन्स दे देते थे दूसरे को, उसके बदले मान लो कि मेरे को गाय लेना है, ठीक है, मतलब काव लेना है कहीं से, कोई मतलब जो बड़े व्यापारी होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं उसे काव लेना है, तो हम लोग ग्रेन्स देते थे हर एक महीना। भाई मान लो कि 5 केजी ग्रेन्स आपको देंगे और ये 5 महीना देंगे, इंटू 5 मंथ देंगे, मतलब टोटल 25 केजी देंगे, तो आप मेरे को एक गाय दे देंगे, तो वो गाय आ जाता था। तो मतलब क्या, गाय के बदले उसने ग्रेन्स दिया। कैटल्स वगैरह भी एज अ मनी इस्तेमाल होता था। कैटल्स वगैरह मतलब जो भी भेड़ बकरी होता था वो सब सारी चीजें, ठीक है। देयर आफ्टर वी सी द इमरजेंस ऑफ मेटेलिक। उसके बाद हम लोग ने मेटेलिक कॉइन को देखा। बहुत सारे तांबे का सिक्का वगैरह आया, राजा रजवाड़े ने इस्तेमाल करा। उसके बाद गोल्ड कॉइन आया, सिल्वर कॉइन आया, उसके बाद कॉपर कॉइन आया, एंड द फेज कंटिन्यू टिल द लास्ट सेंचुरी। और लास्ट सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी तक ये फेज चलता रहा इवोल्यूशन ऑफ मनी का लेकर, है कि नहीं। लेकिन उसके बाद जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी के रूप में दो चीज आया। एक आया कॉइन्स, जो कि एक तरीके का जो स्मॉल अमाउंट का होता है, और जो एक पेपर नोट्स। जो नोट्स मतलब दो चीज आया, एक नोट्स और कॉइन्स आया। मतलब नोट्स प्लस कॉइन्स, और नोट प्लस कॉइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरीके से करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना है कि उसको हम लोग करेंसी का नाम देते हैं।
तो नोट्स एंड कॉइन्स आया, पहले मेटेलिक कॉइन था, उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर, फिर कॉपर कॉइन आया, फिर उसके बाद जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी उसमें पेपर नोट्स और कॉइन्स आ गया, जो कि एक तरीके से उसका उतना वैल्यू नहीं है, बस उसमें लिखा हुआ जो फेस वैल्यू है उसका जो वैल्यू है वो एक तरीके से मार्केट में चलता है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है वो क्या है, डिपॉजिट लिंक्ड विद क्लोजली ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। आजकल क्या है, बैंक से रिलेट कर रहा है, सारी चीजें बैंक से रिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, चीजें, एक कस्टमर होता है वो बैंक में पैसा को जमा करता है, फिर वही पैसा जो होता है वो लोन के रूप में बांटता है बैंक, है कि नहीं। तो ये सिंपल प्रोसेस है जो कि वो चलता आया है खास करके इस वाले सेंचुरी में। तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी अगर कोई पूछेगा, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पेपर नोट्स और एक कॉइन, ठीक है। अब आते हैं करेंसी। तो करेंसी जैसा कि मैंने बताया कि करेंसी दो चीजों से मिलकर बनता है, एक आता है नोट्स और एक आता है कॉइन्स, ठीक है। नोट्स और कॉइन्स मिलकर क्या होता है, करेंसी बनता है। एज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या होता है यहाँ पर, दो चीजें याद रखनी है। आरबीआई के द्वारा जो होता है वो क्या छापा जाता है भाई, नोट्स छापा जाता है। नोट्स जैसे कि आपने देखा होगा कि 10 रुपी नोट है, 10 रुपी नोट हो गया, 500 रुपी नोट हो गया, 100 रुपी नोट हो गया। तो जितने भी नोट नोट होते हैं, और 1 रुपया का जो नोट है उसको छोड़कर, मतलब जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो 1 रुपी नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं, और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो कौन छापता है भाई, वो छापता है वो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कॉइन्स वगैरह जहाँ छपता है उसको हम लोग बोलते हैं मिंटिंग प्रेस। क्या बोलते हैं भाई, मिंटिंग प्रेस बोलते हैं। और जहां पर जो नोट वगैरह छपता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको, ये चीज समझ में आ गया, क्लियर। और यहाँ पर आरबीआई गवर्नर कौन है, अगर पूछेगा हु इज द आरबीआई गवर्नर, तो आरबीआई गवर्नर आप लोग बोल सकते हैं संजय मल्होत्रा। जो मल्होत्रा है वो अभी नए शक्तिकांत दास को एक तरीके से हटा के मल्होत्रा जो है नए आरबीआई गवर्नर बने हैं। तो मिंटिंग प्रेस हो गया। अब मिंटिंग प्रेस 1 रुपी नोट और कॉइन्स यहाँ पर छापता है, कौन छापता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये बात याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो एक तरीके से सिक्का वगैरह जो छापती है। ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू अ करेंसी नोट्स इन इंडिया, है कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में, सरकार के बिहाफ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, वो क्या करता है, हमारे सेंट्रल बैंक वो नोट वगैरह को इशू करता है। मान ली आरबीआई इज अलाउड टू इशू अ करेंसी, कि आरबीआई को ही अलाउ है कि करेंसी को इशू करने का, ठीक है। और वही जो रुपी होता है वो एक्सेप्टेड है इंडिया में और एक्सचेंज के रूप में काम करता है। तो आई होप सो करेंसी के बारे में आप लोगों को अच्छा खासा जानकारी हो गया होगा। आगे आते हैं डिपॉजिट विथ अ बैंक। अब डिपॉजिट क्या करते हैं, हम लोग डिपॉजिट करते हैं, हम लोग डिपॉजिट करते हैं कि नहीं। हम लोग बैंक बैंक में खाता खुलवाते हैं, एक पर्सन बैंक में खाता खुलवाता है, वो पैसा को बैंक में डिपॉजिट करता है, और फिर वही बैंक जो होता है अदर पर्सन को लोन के रूप में बांट देता है। मतलब यहाँ पर लोन चला गया और यहाँ पर इसने डिपॉजिट दिया। अब दो जो मान लो कि डिपॉजिट दिया तो इसको भी पैसा वापस देगा, तो मान लो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा जो है वो बैंक वापस किसको दे रहा है, वो उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने डिपॉजिट करी है। अब उसके बाद जिसको लोन दिया उससे वो 10% इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से जो 5% हो जाता है मुनाफा, जो बच गया 10% माइनस 5%, तो वो एक तरीके का क्या हो गया कि हमारा बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो अनदर फॉर्म इन विच द पीपल होल्ड मनी, दूसरा फॉर्म जहां पर पीपल जो पैसा को जमा रखते हैं वो कहाँ रखते हैं, बैंक में। किसके थ्रू, बाय ओपनिंग एन अकाउंट, ठीक है। बैंक एक्सेप्ट देयर डिपॉजिट एंड आल्सो पे द अमाउंट एज ए इंटरेस्ट, है कि नहीं। वो बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उस पर इंटरेस्ट भी देती है, जैसा कि मैंने बताया 5% इंटरेस्ट, या फिर वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो उसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जो डिपॉजिट किया जाता है लोगों के द्वारा उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट दैट आर विड्रॉन ऑन डिमांड, कि जो भी बैंक जो डिपॉजिट हो रहा है अगर उसको डिमांड पर निकालने के लिए डिमांड पर निकालेंगे, या फिर वैसा डिपॉजिट जो कि हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड, उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट। जैसे मान लो ये पर्सन है, इसने पैसा जमा किया, तो वो अपने डिमांड के अनुसार वो कभी भी डिमांड कर सकता है ना कि मेरे को पैसा वापस आ जाए। पैसा वापस कर दिए तो वो डिमांड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। अनदर एसेंशियल फीचर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज अ चेक। अब लोग चेक में भी डिपॉजिट करते हैं या चेक से पैसा निकालते हैं। तो चेक क्या है भाई, तो यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट याद रखना है आपको, कि वैसा पैसा जो डिमांड करने पर फिर से बैंक से वापस निकाला जा सकता है लोगों के द्वारा, उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और जो चेक होता है इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पर्सन अकाउंट टू पर्सन इन हुज नेम इज चेक इज इशू। जैसे मान लो कि हमने इशू कर दिया कि पे, यहाँ लिखा हुआ पे सुनील सर, ठीक है, पे सुनील सर 500 रुपीज ऐसे कर दिए, 500 रुपीज, और यहाँ पर हमने साइन मार दिया, ठीक है, जो भी पे करना चाह रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये उनके अकाउंट में चला जाएगा, मतलब सुनील सर के अकाउंट में पैसा वो चला जाएगा। तो चेक एक तरीके का पेपर
इंस्ट्रक्टिंग बैंक एक स्पेसिफिक अमाउंट रहता है जिसके थ्रू पर्सन जो होता है दूसरे पर्सन को अमाउंट जो होता है वो इशू कर सकता है चेक के थ्रू। ठीक है, तो चेक का सिस्टम भी आपको पता चल गया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसके बाद जब अब डिपॉजिट वाला बात हो गया, ठीक है, या फिर उसको कैसे पैसे को निकाला जाए ट्रांसफर किया जाए उसके बारे में बात हो गया। अब आते हैं कि लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। अब जो लोन एक्टिविटीज है बैंक का वो क्या होता है, तभी जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन जो है वो उसने पैसा को डिपॉजिट करा, एक डिपॉजिट करा, और वही पैसा को जो बैंक होता है वो बैंक क्या करेगा, बैंक अनदर पर्सन को दे देगा, बैंक लोन के रूप में जो बोरोवर को दे देगा, जो बोरो करना चाह रहा है पैसा को, जो भी पर्सन बोरो करना चाह रहा है कि नहीं। तो ये बात तो कंप्लीटेड है। तो बोला गया है कि इट इज सीन दैट अ बैंक गिव्स अ स्मॉल पोर्शन, बैंक क्या करता है कुछ ही पोर्शन जो रहता है डिपॉजिट का वो अपने पास रखता है। अब जैसे मान लो कि इसके पास 100 रुपया अगर डिपॉजिट आया बैंक के पास, तो 100 रुपया लोन में नहीं देता, ये मान लो कि 10 रुपया अपने पास रखा, क्या रखा 10 रुपया, या कुछ परसेंटेज डिसाइडेड रहता है आरबीआई के द्वारा, वो 10 रुपया अपने पास रखा, अपने पास, और बाकी सारा क्या किया, अपने पास रखा, अपने पास रखा, और बाकी सारा पैसा क्या करेगा वो 90 रुपये लोन में बांट दिया, तो उसी से वो इंटरेस्ट कमाता है। तो इन इंडिया द बैंक होल्ड्स 15% ऑफ द डिपॉजिट एट अ कैश, ये बोला गया कि 15 से 20% के आसपास में जो होता है वो डिपॉजिट कैश के रूप में अपने पास रखती है, जो कि कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन बन गया कि बैंक जो है वो पैसा वापस नहीं आया जिसको दिया है वो, तो वो पैसा फिर यहाँ पर इस्तेमाल किया सके। इट इज अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट दैट इज इशूड बाय द बैंक टू एक्सटेंड लोन, और जो मेजर पार्ट ऑफ द डिपॉजिट रहता है उसको लोन के रूप में एक तरीके से पास आउट कर देता है। तो ह्यूज डिमांड ऑफ लोन कैन बी सीन इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। आजकल क्या हो रहा है कि लोन का जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लोग मतलब पैसा कमाने के लिए अलग अलग बिजनेसेस वगैरह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इट इज इन द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द लोन बाय द बैंक्स वॉट एवर द ऑफर ऑन द डिपॉजिट। ये बोला गया जो डिपॉजिट पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मिल रहा है लोगों को, तो लोन जो उसने बांटा उस पर 10 या 12% या मतलब 10 से 15% तक का जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो उन लोगों से लिया जाता है, और इसी का जो डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है वो बैंक के लिए फायदेमंद हो जाता है। जैसे मान लो 15% पे उसने पैसा दिया, 5% आपको दिया, तो 10% उसका जो बचा वो बैंक का क्या हो गया, इनकम का सोर्स हो गया, वहां से जो बैंक है वो पैसा कमा रही है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि बैंक पैसा किस तरीके से कमाती है। अब आते हैं क्रेडिट सिचुएशन। आपकी किताब में दो तरीके का क्रेडिट सिचुएशन दिया हुआ है, एक सलीम है और एक कौन है, स्वप्ना है। ठीक है, स्वप्ना, स्वप्ना के केस में अ क्रॉप फेलियर मेड अ रीपेमेंट ऑफ लोन पॉसिबल, मतलब यहाँ पर क्रेडिट बोला गया कि एक फॉर्मल क्रेडिट होता है, एक इनफॉर्मल क्रेडिट होता है। ठीक है, एक फॉर्मल सेक्टर होता है जो मतलब बैंक बैंक से ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, एक होता है इनफॉर्मल कि हमने कहीं से रिलेटिव वगैरह से उधार ले लिया या फिर जमींदार से उधार ले लिया, तो वो इनफॉर्मल क्रेडिट हो गया। तो अभी बताऊंगा आगे चलकर। तो लोन बोला गया एन एग्रीमेंट इन विच, क्रेडिट लोन क्या होता है, an agreement in which since the lender provides the borrowers with a money, goods and service in return to the promise of payments being made in the future। सिंपल सी बात है, लोन क्या है कि लोन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लेंडर होता है वो पैसा देता है बोरोवर को, और उसके बदले जो बोरोवर होता है वो एक साइन करता है डॉक्यूमेंट कि हम आने वाले समय में आपको क्या करेंगे, पैसा वापस देंगे। जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पर सलीम ने पैसा लिया है क्रेडिट पर टू ऑर्डर टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स। जैसे इसके पास क्या है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जैसे कि मान लो इसके पास माल माल अभी इसने बेचा है किसी और को, बी कंपनी को वहां से पैसा आना है, मान लो कि वहां से आना है, मान लो कि 5 लाख रुपए आना है। ठीक है, तो उसने क्या करा, उधारी पर क्रेडिट पर कहीं से पैसा उठा लिया, बोला कि मैं 2 महीने में वापस कर दूंगा जब ये पेमेंट आएगा, क्योंकि ये पेमेंट तो आना ही आना है, लेकिन ये फिक्स है। तो इसने क्या करा, 2 लाख रुपया मान लिया, और जो भी सामान उसके पास पड़ा हुआ उससे दूसरा ऑर्डर एक तरीके से पूरा जूता वूता बना के, शूज वगैरह बना के, और फिर दूसरे कंपनी को बेच दिया, कंपनी सी को बेच दिया। तो कंपनी अब यहाँ पर जो बैंक से पैसा लिया, यहाँ पर मान लो क्रेडिट पर या फिर किसी से क्रेडिट पर लिया है, तो वो बी से पैसा आएगा इसके पास, तो वो पैसा वहां पर दे देगा, है कि नहीं, और फिर यहाँ से बाद में पैसा आएगा। इसी तरीके से वो पूरा गोल चक्कर चलता रहता है कि नहीं। अगर कोई फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है या प्रॉपर क्रेडिट के रूप में, लेकिन स्वप्न क्या है कि क्रॉप फेलियर मेड अ रिपेमेंट लोन इम्पॉसिबल। अगर ये लोन ले लेती है क्रॉप के लिए, क्रॉप क्या हुआ कि अगर कोई बारिश वगैरह नहीं हुआ, क्रॉप फेल हो गया, क्योंकि फेल होने का पूरा चांस है कि नहीं, पूरा चांस रहता है, 50-50% रहता है कि फेल भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से फेल हो जाएगा तो ये पेमेंट नहीं करेंगे, उसके बाद ये हो सकता है कि इसका जो जमीन है, लैंड है, वो भी उसको कोलेटरल के रूप में रखने बोल दिया जाए बैंक के द्वारा या फिर जो जमींदार के द्वारा लिया गया है।
तो एक तरीके से दोनों अलग अलग सिचुएशन है क्रेडिट का, कि एक में क्या गारंटी है पैसा आने का, एक में है कि गारंटी नहीं है पैसा आने का। तो दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, दो सिचुएशन के बारे में। ठीक है, आगे आते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। आखिरकार जो पैसा दिया जाता है बैंक के द्वारा या किसी भी इनफॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा, तो उसका एग्रीमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि लेंडर डिमांड्स अ कोलेटरल, कि जो पैसा देता है लेंडर, जो एक तरीके से जो पैसा दे रहा है, यहाँ पर बैंक हो सकता है या फिर कोई जमींदार हो सकता है। ठीक है, वो पैसा देता है तो वो क्या रखता है, एक तरीके से जमींदार वो कोलेटरल डिमांड करता है कि अगर आप मेरा पैसा वापस नहीं कर पाए तो आप क्या गिरवी रख रहे हैं। तो कोई घर गिरवी रख देता है, मतलब कोई हाउस गिरवी रख देता है, कोई जमीन गिरवी रख देता है। अब स्वप्ना के केस में क्या किया कि गिरवी रख दिया, उसमें क्या किया, और उसका वाला केस में, जो सलीम वाले केस में, उसमें क्या हो गया कि उसने एक तरीके से अपना बिल जो है उसको दिखा के वहां से पैसा ले लिया। तो जो हम लोग कोलेटरल लोन लेने के लिए जो हमने एक तरीके से गिरवी रख रहे हैं, कोलेटरल के रूप में दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से कोलेटरल। कोलेटरल क्या हो गया, it is an actual asset that a borrower owns, like a land, building, or vehicle. Life stocks be deposits with a bank, which is used as a guarantee, जो गारंटी के रूप में यूज होता है टू अ लेंडर until the loan is repaid। एक बार आप लोन रिपेड कर दोगे फिर कोलेटरल आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से कोलेटरल जो एक तरीके का सिक्योरिटी होता है कोई भी बैंक के लिए, ताकि उसका पैसा जो है वो डूबे ना। टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होता है, मोड ऑफ पेमेंट कहाँ से करेंगे भाई, टुगेदर किस तरीके से। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लेंडर एंड द बोरोवर। वो लेंडर और बोरोवर के बीच में डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट रहेगा, कब कितने साल के लिए रहेगा। मतलब 5 साल के लिए ले रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा। अगर आप 6 महीने 1 साल के लिए ले रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट हाई होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा इस वाले मामले में। तो एक तरीके से टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, लोन एग्रीमेंट होता है, कोलेटरल रखा जाता है सिक्योरिटी के रूप में, और उसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट को डिस्कस किया जाता है। अभी जैसे कि मैंने बोला फॉर्मल सेक्टर होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, प्रॉपर, जैसे बैंक हो गया, ये फॉर उसके थ्रू अगर कोई लोन ले रहा है, बैंक के थ्रू लोन ले रहा है, प्रॉपर कोई एक एनबीएफसी के थ्रू ले रहा है। एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। वैसे कंपनी जो सिर्फ लोन वगैरह बांटती है, ये लोन वगैरह बांटती है, ये खाता वगैरह चेकबुक नहीं। यहाँ पर क्या होता है, बैंक जो होता है लोन भी बांटता है, चेक भी रिलीज करता है, पासबुक भी रिलीज करता है कि नहीं। ये सब सारी बैंकिंग फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि फॉर्मल सेक्टर फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट, कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज एसेंशियल, कि लोगों को सस्ता लोन, मतलब जो चीप क्रेडिट है वो प्रोवाइड कराना बहुत ही जरूरी है। अगर चीप आप प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो बिजनेस सही तरीके से ग्रो नहीं करेंगे। तो लोन टेकन फ्रॉम द बैंक एंड कोऑपरेटिव्स आर कॉल्ड अ फॉर्मल सेक्टर लोन्स। फॉर्मल सेक्टर लोन्स का वैसा वैसा लोन जो हम बैंक से लेते हैं, या फिर अभी बताया मैंने बैंक से लेते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि फॉर्मल सेक्टर लोन। जैसे आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में बहुत है, महिलाओं का ग्रुप रहता है, उसमें आपस में पैसा वो लोग इकट्ठा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, और फिर वहां से जिनको जरूरत रहता है वो पैसा लोन के रूप में लेते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, फॉर्मल सेक्टर लोन हो गया, जहां पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, मतलब गवर्नमेंट को पता है कि लोन वगैरह हम बांट रहे हैं। आरबीआई इसको समय समय पर मॉनिटर करते रहता है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन कितना होना चाहिए। बैंक आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई। अब बैंकों को या कोऑपरेटिव्स को आरबीआई को समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप लोग किसको दे रहे हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, और किस तरीके से पैसे को बांटा जा रहा है। तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, और ये इंपॉर्टेंट होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कभी अगर कंज्यूमर जो है या फिर जो बोरोवर है वो पे नहीं कर पाया तो उसको थोड़ा सा टाइम पीरियड मिल जाता है, इसमें जो है लोगों को जबरदस्ती नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, जो मनी लेंडर्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, एम्प्लॉयर्स के द्वारा। द लोन टेकन फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर लोन, है कि नहीं। वैसा लोन जो कोई पीपल ले रहा है अपने रिलेटिव के थ्रू, अपने रिलेटिव से ले रहा है, अपने घर वालों से ले रहा है, या जमींदार से ले रहा है, मनी लेंडर से ले रहा है। ठीक है, या फिर अपने घर के आसपास में जो एक बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनसे ले रहा है। उनके बदले वो क्या कर सकते हैं, वो आपकी जमीन को गिरवी रख सकते हैं। बाद में वो फिर स्वप्ना वाले केस में अगर उसने मान लो कि वो पैसा ले ली लोन के रूप में और रिकवर नहीं कर पाए तो उसका जो लैंड है वो तो छिन जाएगा ना। तो इन इनफॉर्मल सेक्टर नो ऑर्गेनाइजेशन इज देयर टू सुपरवाइज। इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई काम करती है उसी तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि एक तरीके से सारे एक्टिविटीज को देख रही है कि भाई कितना पैसा आप दे रहे हैं, कितना पैसा। देयर इज नो वन टू प्रिवेंट देम। कोई व्यक्ति नहीं है जो उसको प्रिवेंट कर सकता है फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स,
वो गलत गलत हथकंडे अपना सकते हैं ताकि वो पैसे को वापस ले सकें। मान ली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल आर मेट बाय द फॉर्मल सेक्टर। बोला जा रहा है मान ली हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट, अगर मान लो कि कंट्री में 5 लाख की लोन की जरूरत होती है तो उसमें से 2.5 लाख रुपया ही सिर्फ फॉर्मल सेक्टर से हो पा रहा है, और बाकी सारा क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, ठीक है, उधारी पर, या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे अलग अलग लोगों से, फ्रेंड्स फैमिली से लेते हैं। इनफॉर्मल सोर्स हेल्प्स इन फुलफिलिंग द रिमेनिंग क्रेडिट, और बाकी सारा जो 2.5 लाख रुपया वो कहाँ से पूरा हो रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर। और इनफॉर्मल सेक्टर एक खतरे की घंटी है, तो हमेशा सरकार को क्या फोकस करना चाहिए कि इनफॉर्मल सेक्टर को कैसे खत्म किया जाए, इसमें लोन ना ले वहां से। लेकिन उसी को खत्म करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स, ठीक है। जो छोटे छोटे घरों के महिलाएं हैं वो साथ में मिलकर कोई एक ग्रुप बनाएंगे, 10 महिलाओं का ग्रुप बन गया। अब उसमें सारे महिलाएं जो है वो पैसा इकट्ठा करके बैंक में जमा कर रहे हैं, उसमें से किसी एक को हेड बना दिया गया, वो पैसा इकट्ठा कर रही हैं। अब वो पैसे के थ्रू ही फिर लोन ले सकते हैं ये महिलाएं फिर से, तो एक तरीके से उनके लिए अच्छा हो गया, कोई काम वगैरह कर सकते हैं। तो इन रूरल इंडिया, क्या बोला गया रूरल इंडियाज में, कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, है कि नहीं, बैंक्स हर एक जगह प्रेजेंट नहीं है। इवन इफ अ बैंक्स आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर टीडियस एज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट कोलेटरल आर रिक्वायर्ड, है कि नहीं। बैंक रहता भी है तो वहां पर बैंक से लोन लेना आजकल बहुत पेचीदा हो गया, क्योंकि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको प्रॉपर कोलेटरल रखना होगा, कुछ सिक्योरिटी के रूप में रखना होगा, तभी आपको एक तरीके से बैंक लोन देगी। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट किया गया पीपल के द्वारा। दे आर द मतलब 15 से 20 मेंबर्स का ग्रुप होता है, हु बिलोंग्स टू वन नेबर्स एंड दे मीट एंड सेव रेगुलरली, वो साथ में मिलते हैं महीने महीने में। मान लो कि 20 मेंबर हैं, अब 20 मेंबर ने 100 रुपया किया तो कितना हो गया भाई, 2000 रुपया, ठीक है। इसी तरीके से करते 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 एक तरीके से बड़ा ग्रुप बन जाता है। किसी को 2000 रुपया चाहिए तो वो 2000 रुपया ले लिया, और उस पर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, और एक तरीके से वो अच्छी बात है कि आपस में ही पैसा रेगुलेट हो रहा है, एक पैसा सारे पैसों में, एक सारे लोगों में बट रहा है, और एक तरीके से उसको यूज किया जा रहा है एक क्रेडिट को बिल्ड करने में, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। आगे आते हैं, एडवांटेज क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। अब एक मेजर एडवांटेज है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, क्यों भाई, क्योंकि बोरोवर्स प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल इज मेट बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि जो बोरोवर का प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ कोलेटरल, किसी के पास अगर कोलेटरल नहीं होता उसको बैंक से लोन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जो कोलेटरल है वो रखना नहीं होता है महिलाओं को। पीपल्स गेट टाइमली लोन्स, इसमें टाइमली लोन्स मिलता है वेरियस पर्पस के लिए एज अ रीजनेबल इंटरेस्ट, मतलब 1% 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है, बहुत आसानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों को लोन वगैरह मिल जाता है। इट इज गाइडिंग ब्लॉक ऑफ द रूरल पुअर्स, ये रूरल पुअर्स के लिए एक रामबाण साबित हो रहा है, ठीक है। वुमेन्स विद हेल्प फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप बिकम्स अ फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंट, और इसमें जो वुमेन्स है, वुमेन की पार्टिसिपेशन भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए एक इंपॉर्टेंट है, कि किस तरीके से जो वुमेन है वो फाइनेंस के नजर में, फाइनेंस के तौर पर वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड बाय द प्लेटफॉर्म्स डिस्कशन एंड वेरियस सोशल हेल्थ लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, और समय समय पर रेगुलर मीटिंग भी होती है ग्रुप में, ताकि उसका हेल्थ के बारे में भी बात किया जा सके, न्यूट्रिशन के बारे में बात किया जाए, डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, तो वो सब सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को मनी एंड क्रेडिट पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मनी एंड क्रेडिट अगर आप लोगों ने शानदार तरीके से देखा है तो आपको पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर एक बार व्हाट्सएप करिएगा, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह सही से प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द।